तो ये हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे ज्योमेट्री के। इसी तरह हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, और उसी से आपका जो थर्ड अननोन एंगल है वो आ गया था। लेंथ ऑफ टू साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो तीसरा साइड है वो इन दोनों लेंथ साइड्स के लेंथ से के सम से छोटा होता है और डिफरेंस से बड़ा होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने फार्मूला पढ़ा था कि जी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपके पास √3/4 ए स्क्वायर है। ठीक है, √3/4 एस स्क्वायर या एल स्क्वायर आप उसको कह लें, वेयर एल इज द साइड ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर रेडियस ट्वाइस हो जाए तो एरिया 4 टाइम्स हो गया था। इसी तरह फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। और फिर हमने ये भी फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 7:3। इफ एरिया इज 84 यूनिट्स फाइंड द विड्थ ऑफ द बॉक्स। तो देखें सोल्यूशन में अगेन हमने पहले हम एक जो एरिया है का क्या नाम है, एक रेशियो का वेट फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी लेट लेंथ इज इक्वल टू 7x। ठीक है जी, और आपके पास जो वेट है दैट इज इक्वल टू 3x। अब देखिए एरिया आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। देखिए अगर आपके पास लेंथ और वेट डिफरेंट है तो ये रेक्टेंगल की बात करिए, ये बॉक्स आपके पास रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। दिस इज 7x मल्टीप्लाई बाय 3x विच इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। अब देखिए आपको एरिया गिवन है कि दैट इज 84 यूनिट्स। तो 21x square is equal to 84, which means x square is equal to 84 divided by 21, which is equal to 4। ठीक है जी, x square is equal to 4, which means x is equal to प्लस माइनस 2, तो x is equal to पॉजिटिव 2 ही आएगा। ठीक है, अब आप x is equal to 2 आ गया, आपने वेट फाइंड करना है। तो वेट is equal to 3 into 2, which will be equal to 6 यूनिट्स। इसमें जो आपके पास वेट आ गया है वो आपके पास 6 यूनिट्स आ गया है। इससे आप लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 7/2, 7 into 2 विच इज़ 14 यूनिट्स। ठीक है जी, तो हमें बॉक्स का बताया गया था और हमें बॉक्स का बताया गया था कि जी ये बॉक्स कौन से शेप का है। तो बॉक्स जब बताया गया है उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि 7:3 है, उसकी लेंथ डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, मतलब वो एक रेक्टेंगुलर शेप का ही है। ठीक है जी, तो दूसरा ये देखें द लेंथ ऑफ द रूम इज 7 मीटर एंड वेट इज 5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोर स्लैब एट द रेट ऑफ RS 100 पर स्क्वायर मीटर। देखिए अब आपके पास एक रूम है जिसका लेंथ आपके पास 7 मीटर है और वेट आपके पास 5 मीटर है। नाउ द एरिया ऑफ दिस रूम, ये आपके पास एक रूम है, एरिया ऑफ इसका रूम क्या होगा, इस रूम का जो एरिया है दैट इज अगेन, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में रूम है, दिस इज इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें वो कह रहा है कि फ्लोर स्लैब का इस एरिया को अगर आपने टाइलों से भरना है या मार्बल से भरना है, स्लैब से भरना है, तो वो जो है RS 100 पर स्क्वायर मीटर है। टोटल एरिया कितना है, 35 मीटर पर 35 मीटर स्क्वायर है टोटल एरिया। RS 100 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये एरिया कितने पैसों पे लगेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 35 by 100, यू आर गोइंग टू गेट 3500 रुपीज़। ये ऐसा ही है कि आपके पास एक रूम है और वो रूम आपके पास 7/5 का है, 7 मीटर बाय 5 मीटर का है। तो देखिए उस रूम का एरिया इंक्रीज करना कैसे होगा। ठीक है, इस उस रूम का जो एरिया होगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट करेंगे, तो कि आपके पास 35 मीटर स्क्वायर आ गया। देखिए जब आपके पास जो काम करने वाले होते हैं, इवन आप ठेकेदार से भी ये बात पूछ सकते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि जी पटवारी पे हम काम करेंगे। पटवारी का क्या मतलब है, एक पटवारी तो जो नवाज शरीफ का मानने वाला उसको कहते हैं, आई थिंक वो छोड़ दे, ये दूसरा पटवारी है, ये पश्तो वाला है, उसका आई डोंट नो कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जी हम पर फुट काम करेंगे।
वो एरिया का बताता है कि जी अगर इसमें हम मार्बल लगाएंगे तो इतना पर फुट, इतने मीटर स्क्वायर या इतना पर मीटर या पर फुट हम आपसे चार्ज करेंगे। तो अब आपके पास ये रूम है, दिस इज दिस थिंग। तो 35 मीटर स्क्वायर का रूम है और हर मीटर स्क्वायर के वो 100 रुपये लेता है, तो टोटल आपके पास 3500 आएंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट देख लें कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा था जिसकी टू साइड्स इक्वल है, स्केलिन ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास आ जाए कि दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है, एक 50 डिग्री है, दूसरा कौन सा है, तो आपने 40 डिग्री का ही कहना है, बिकॉज कंप्लीमेंट्री एंगल सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपके पास एक एंगल 110 डिग्री का है तो दूसरा एंगल आपके पास 70 डिग्री का होगा। कभी कभी पेपर में पूछते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक एक 10 का है तो दूसरा कितने का है। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली आपने फिर उसका आंसर देना है। What is the volume of the cube whose total surface area is 216 square inches? अब देखिए सरफेस एरिया आपके पास किस चीज के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 216 इंच स्क्वायर। ठीक है जी, इंच क्यूब स्क्वायर सॉरी। ठीक है, अब सरफेस एरिया आपके पास क्यूब क्या होता है वो हमने स्टार्ट में कहा था कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 216। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ साइड बाय 6। ठीक है जी, ये आपके पास एस स्क्वायर आ गया, जो कि क्या आ गया जी, 216 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 216 डिवाइड बाय 6 कर लें, ये आपके पास 36 आ गया। एस आपके पास अंडर रूट ले लें, एस आपके पास 6 आ गया। अब देखिए एस क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एस क्यूब और एल क्यूब, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 क्यूब विच इज इक्वल टू 216 इंचेस क्यूब। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर भी आपके पास फिर 216 आ गया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब के हर सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एक साइड का जो सरफेस एरिया है वो एस स्क्वायर है, 6 साइड्स है तो टोटल सरफेस एरिया इज 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 216, एस स्क्वायर आपके पास आ गया 36, एस आपके पास 6 आ गया, विच इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब या एस क्यूब, अगर साइड को आप एस कहते हैं एल कहते हैं आपकी मर्जी है, विच इज आल्सो इक्वल टू 216। ठीक है जी। इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई स्क्वायर मीटर, देखिए एरिया आपको गिवन है कि दिस इज 4 पाई स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द सरकमफेरेंस, देखिए एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, तो पाई एंड पाई कैंसल, यू हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, रेडियस है डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, आर आपके पास 2 आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द सरकमफेरेंस, 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 2। So the circumference of this circle is 4 pi meter। ठीक है जी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। समझ आ रही है आपको, किसी भी टाइम पे समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। अगेन इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड 9 and 10 व्हाट कुड बी द थर्ड साइड, ये क्वेश्चन हम इस तरह डिस्कस कर चुके हैं, मुझे बताएं कि थर्ड साइड क्या होगा। वेरी गुड, एक आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो 1 जी 1x बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, हमने पढ़ा था जो तीसरा साइड है, अगर किसी ने एंट्री मारी है तो हम उसको अलाउ कर लेते हैं।
बाकियों से आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या आंसर होगा इसका? देखें, ये तो हमने कल डिस्कस किया है इसी स्लाइड्स में। अभी देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो तीसरा साइड होता है वो इन दोनों के सम से छोटा होगा, डिफरेंस से कम होगा। सो वन विल बी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 19, अगर एक्स आपका जो है वो तीसरा साइड है। समझ आ गई है? देखिए, अगर राइट एंगल होता फिर तो आसान है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। याद रहे कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल के लिए यूज होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल के लिए यूज होता है। एक हमने एक और कंक्लूजन, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो थर्ड साइड है दैट इज लेस देन द सम एंड ग्रेटर देन द डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, विड्थ आपके पास W ले ले, L आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स विड्थ है, सो L इज इक्वल टू 2W। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर इफ एरिया इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपके पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ भी आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी, अब लेंथ क्या है, 2W है, सो 2W मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, so this is 2W square is equal to 128 centimeter square. Now divide both sides by 2. You are going to get W square is equal to 64 centimeter square. अगर हम W निकालना चाहते हैं, अंडर रूट ले ले, और आपको पता है कि 64 का अंडर रूट आपके पास 8, आपके पास सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, विड्थ भी फाइंड हो गई, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 2 टाइम्स द विड्थ, सो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास 16 सेंटीमीटर आएगा। Now we need to find the perimeter। देखिए, perimeter of rectangle क्या है, 2 into L plus W, तो 2 into 16 plus 8 which is equal to 24, so this is equal to 48 centimeter। ठीक है, तो the perimeter of this rectangle is equal to 48 centimeter। देख लें, अगर आपको कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज डबल एंड वेट इज हाफ। देखिए, अब आपके पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, उसकी एरिया ए है। अब दूसरा एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डबल हो गई है, वेट हाफ हो गया है, तो ये वेट आपका हाफ हो गया, ये दूसरा एरिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे भी आपके पास एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आ जाएगा, जो कि ए के ही इक्वल है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, 0% चेंज, नो चेंज। ठीक है जी, 0% चेंज या नो चेंज, क्योंकि देखिए लेंथ डबल हो गया, विड्थ हाफ हो गया, तो आपके पास टोटल एरिया वही के वही रह गया। समझ आ गई जी बात की? जी, नेक्स्ट देख लें, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इज इंक्रीज बाय 30%। देखिए, पहले एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। पहले एक बात, कि जब कोई चीज़ इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल लेंथ आपके पास है, अब न्यू लेंथ आपके पास क्या है, 30% इंक्रीज हो गया, यानी कि L प्लस 30% ऑफ L। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ गई है, तो ये तो नहीं है ना कि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये, क्या नाम है, 20, अगर फॉर एग्जांपल मैं परसेंट में कह दूँ कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि जी पेट्रोल की जो कीमत है दैट इज नाउ 20%, या 20 रुपये बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की अब कीमत 20 रुपये हो गई। वो कह रहे हैं कि 20 रुपये बढ़ गई है, यानी पहले जो कीमत थी उसके साथ 20 रुपये ऐड हो जाएंगे। इसी तरह वो कह रहा है कि लेंथ 30% इंक्रीज हो गया, तो एल के साथ ये 30% ऑफ एल ऐड हो जाएगा। अब देखिए, 30% ऑफ एल हम कैसे निकालते हैं, दिस इज 30 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एल।
तो दिस इज इक्वल टू एल प्लस, इसको सॉल्व कर लें, देखें 0 0 के साथ कट गया, 3/10 ये हमने डेसिमल में पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू 0.3 एल, एल प्लस 0.3 एल इज इक्वल टू 1.3 एल, क्योंकि जब एल आधा होता है उसके साथ 1 होता है, 1 प्लस 0.3 इज 1.3, तो लेंथ आपका 1.3 एल बन गया। इसकी समझ आ गई आपको? अच्छा, अब विड्थ को देखें, विड्थ 20% डिक्रीज हुआ है, तो जब जो चीज़ डिक्रीज हो जाए वो आपने, इट मीन्स डब्ल्यू विड्थ माइनस 20% ऑफ डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू माइनस 20/100 ऑफ डब्ल्यू, so this is equal to W minus 0.2 W, which is equal to, again ये 1 W है, so 1 minus 0.2 is 0.8 W। ठीक है जी, तो अगर लेंथ 30% इंक्रीज हो गया तो वो L से 1.3 L हो गया, विथ 20% डिक्रीज हो गया तो वो W से क्या हो गया, 0.8 W हो गया। ठीक है जी, अब देखें आपने क्या करना है, वो इसने एरिया का पूछा है। अब आपके पास न्यू एरिया क्या है, एल बार मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बार, उसको मैंने बार कह दिया न्यू एरिया को, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उसको जो भी कह दे आपकी मर्जी है। तो दिस इज 1.3 एल मल्टीप्लाई बाय 0.8 डब्ल्यू, दिस इज 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पिछले एरिया के बराबर है, तो आप 1.3 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर ले, 8 3 ज़ार 24, 2 को 8 कर ले, 8 प्लस 8 1 ज़ार 8 प्लस 2 10 आ गया जी। अब देखें 0 3 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, ये आपके पास 4 0 1, अगेन आपने पॉइंट 1 इधर है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है, इधर भी 1 है, तो आपने डेसिमल प्लेसेस 2 पे जाना है, ये 1.04 इसका आंसर हो गया। सो 1.04 एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज ए, तो न्यू एरिया इज इक्वल टू 1.04 ए। अब ये कितना इंक्रीज हो गया, अगर आप परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या है जी, फाइनल माइनस इनिशियल, एब्सोल्यूट और फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको परसेंटेज का जो हमने पूरा उस पर लेक्चर लिया है, परसेंटेज इंक्रीज आपको याद हो, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो दिस इज 1.04 माइनस 1.04 a माइनस a डिवाइड बाय a। लेट मी रिमूव दिस, के आपको तो ज़रा मैं मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपने पूरी परसेंटेज की क्लास ली है। ठीक है जी, ठीक है, सो दिस इज 1.04 a माइनस a एब्सोल्यूट डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, तो दिस इज which means that 0.04 a divided by a multiply by 100, a cancel, 0.04 multiply by 100 is 4%। तो देखिए एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 4% इंक्रीज। क्वेश्चन को दोबारा देख लें और अगर किसी पॉइंट को आपको समझ ना आई हो तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। ये समझ आ गई है? यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लें, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका क्या एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। दूसरा आपके पास स्क्वायर है, अगर उसका साइड एस है तो उसका क्या क्या है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया, तो उसका क्या एरिया होगा। ठीक है जी, दैट विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर। अब देखें इस स्क्वायर का मैंने एक साइड एल क्यों नहीं लिया, कि एल मैंने उस रेक्टेंगल के लेंथ को कहा हुआ है, कहीं पे ये नहीं लिखा कि लेंथ ऑफ द वन ऑफ द साइड और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए मैंने अब इसको लिए दूसरा वर्ड यूज करना है, दूसरा वेरिएबल यूज करना है।
इसलिए मैंने एस यूज किया। तो दिस मीन्स दैट एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ये आपके पास एक हो गया। ठीक है जी। अब क्या है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको हमने एल कहा है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर की एक साइड को हमने एस कहा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s। ठीक है जी। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहे हैं, लेंथ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी, अच्छा हमने इसको विड्थ कहा है, विड्थ एंड ब्रेथ आर द सेम थिंग। ठीक है। अब आपको विड्थ फाइंड करना है या डब्ल्यू फाइंड करना है या ब्रेथ ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ इज 4s, तो इधर मैं 4s लगा देता हूँ। 4s मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है जी। ये s आपका इससे कट जाएगा, सो दिस इज 4w इज इक्वल टू एस। w इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 4। s क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। समझ आई है कि नहीं आई है? जी। आप लोग आज बड़े खामोश खामोश हैं, या तो आपको सब कुछ समझ आ रही है या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही। ज्योमेट्री है सर, थोड़ा मुश्किल है इसीलिए। नहीं, दोबारा पूछे ना। ठीक है, मुश्किल है इसलिए तो मैंने इसको तरीके से 2 दिन पे वो कर दिया कि 2 दिन में आ जाए। तो मुश्किल ज़रूर है इसलिए लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। इसीलिए लोग कुछ कुछ लोग ज्योमेट्री को छोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग एनालिटिकल को भी साथ में छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि सेंटेंस करेक्शन भी डिफिकल्ट है वर्बल में, उसको भी छोड़ देते हैं। एंड रिजल्ट क्या आता है कि आपके 50 मार्क्स भी नहीं आ जाते, और फिर आप दोबारा दोबारा अप्लाई करने लग जाते हैं। सर वैसे ज्योमेट्री में कितने सवाल आते हैं वैसे इसके गेट में? ज्योमेट्री के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो देखिए, इनको सीखने की कोशिश करें। क्या है जी, एरिया ऑफ आपको रेक्टेंगल आना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसी तरह स्क्वायर जो हो गया। ठीक है जी। कुछ जो हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं ट्राइंगल से रिलेटेड वो आपको आने चाहिए। तो ये लेक्चर आपने मतलब ध्यान से 1-2 दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है। ठीक है। और ये कैसे सॉल्व हो रहा है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ज्योमेट्री भी आपका कवर हो जाएगा। ये सच कोई ये मुश्किल इतनी चीज़ नहीं है। अब इसमें क्या है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता है। पेरीमीटर कहते हैं सारे साइड्स को सम करना। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है अगर लेंथ उसकी एस है तो 4s हो गई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसके दो साइड्स बराबर होते हैं, दो अपोजिट साइड्स। तो लेंथ होता है और विड्थ होता है, तो 2l प्लस 2w यानी 2 × l + w उसका पेरीमीटर हो गया। तो सारे साइड्स को आपने सम करना है। एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख लें, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद एरिया पाई। ये देखें, स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो चुका है। ठीक है जी। और उसकी जो एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो मतलब आर स्क्वायर आपके पास क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आर इज इक्वल टू 1। तो यानी जो ये जो सर्कल है ना, ये जो स्क्वायर जिसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 के बराबर है। अब देखें, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर के दो फार्मूले हैं। एक, अगर आपको साइड का पता हो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डायगोनल का पता हो तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आपको ये भी पता है कि डायमीटर का मतलब है कि स्क्वायर के एक साइड से लेकर दूसरे साइड को टच करना बाय पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर मैं ये आप इसको मैंने अगर टच कर दिया तो ये इस स्क्वायर का क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है और ये सर्कल का डायमीटर है। समझ आ गई कि बात की कि नहीं? देखिए, अगर रेडियस 1 है, डायमीटर कितना होगा सर्कल का, 2 होगा। अब देखिए, डायमीटर क्या है कि आप स्ट्रेट पास हो और सर्कल से पास हो। ठीक है जी।
सर्कल के सेंटर से पास हो। अब अगर मैं ऐसे पास हुई तो ये मुझे फ़ायदा नहीं देता, लेकिन मैं अगर डायगोनल में पास हो जाऊं तो मुझे फ़ायदा देगा, क्योंकि इस सर्कल का डायमीटर भी 2 है, तो यानी स्क्वायर का डायगोनल भी 2 हो गया। अगर डायगोनल 2 हो गया तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल इज हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले पेज पे ये फार्मूला लिखा था, 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, so this is equal to 4/2 which is equal to 2 units। का जो एरिया है, इस स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। समझ आई है कि नहीं आई है? जी यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट को देख लें। इफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द अदर साइड इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अच्छा, पहले साइड को चले हम रेक्टेंगल लेंथ कह लेते हैं, तो 20% अगर लेंथ इंक्रीज हो गया तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एल इज इक्वल टू एल माइनस 20% ऑफ एल, which is equal to L minus 20% means 20 by 100 of L. This is L minus 0.2 L, which is equal to 0.8 L. सर एल इंक्रीज देते हैं, ठीक है, ये जी हेलो, इंक्रीज नहीं है सर। एक साइड डिक्रीज है ना, एक इंक्रीज है। आपकी मर्जी है, आप किस साइड को इंक्रीज लेना चाहते हैं, किस साइड को डिक्रीज। सही है जी। अगर आप लेंथ को इंक्रीज लेना चाहते हैं फिर आपको विड्थ को डिक्रीज लेना। हमने लेंथ को डिक्रीज लिया है तो विड्थ आपके पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। देखिए ये साइड अब मेंशन नहीं है तो अब आपकी मर्जी हो गई। तो दिस इज 20% ऑफ एल, सो दिस इज डब्ल्यू प्लस 0.2 एल आ जाएगा, ये आपके पास 1.2 एल आ जाएगा। ठीक है जी, 1.2 डब्ल्यू, सॉरी 0.2 डब्ल्यू, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.2 डब्ल्यू ऑल्सो डब्ल्यू। इसको 200 क्यों किया? जी, दिस इज 200 20%, क्यों किया? अच्छा 20% 20। इंक्रीज हुआ है ना, तो 20 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, 20 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 0, 0 के साथ कट गया, 2 डिवाइड बाई 10, 0.2 डब्ल्यू आ गया। डिक्रीज में माइनस करेंगे, इंक्रीज में प्लस करेंगे। ठीक है जी। अब आपके पास न्यू एरिया किस चीज़ के बराबर है? दैट इज इक्वल टू एल बार मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बार, that is equal to 0.8 L multiplied by 1.2 W. 0.8 multiplied by 1.2 into L multiplied by W. 0.8 multiplied by 1.2 आप कर सकते हैं, ये आपके पास 0.96 आ जाएगा। L multiplied by W is your original area। ए बार आपके पास 0.96 A आ गया। क्या हो गया जी एरिया के साथ? अगेन परसेंटेज चेंज अगर फाइंड करना चाहते हैं तो परसेंटेज चेंज विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल आपके पास ए है, डिवाइड बाय इनिशियल, अच्छा इसका एब्सोल्यूट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी। ठीक है, सो दिस इज 0.04, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है जी, दिस इज 0.04 डिवाइड बाय 0.04 ए डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100%, तो दिस इज 4%। देखिए ये 0.96 ए हो गया था, सो दिस हैज बीन डिक्रीज विच मींस दैट 4% डिक्रीज। ये समझ आई है कि नहीं? यस सर। यस सर 96 हुआ है इसीलिए 4% डिक्रीज हुआ। जी 0.96 हो गया ना। पहले आपके पास ए था, जी ए बेसिकली इज योर 1 ए। ए का मतलब जब हम ए लिखते हैं ना, दिस इज बेसिकली 1 ए, जब हम एल लिखते हैं तो दिस इज बेसिकली 1 एल। ठीक है जी, तो अब पहले ए था 1 ए था, 0.96 तो ये डिक्रीज हो गया। What is the greatest possible length which can be used to measure exactly the lengths of 8 meter, 4 meter, 4 meter 20 centimeter and 12 meter 20 centimeter?
अच्छा, आप पहले सबको जो है वो आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। ये आपके पास 8000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर 20 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 ना, तो ये आपके पास 800 हो जाएगा। 100 जी हाँ। ठीक है, दिस इज 800 सेंटीमीटर, सही है। ये आपके पास 420 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर आपके पास ये जो 12 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 1220 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा लेंथ है जो इन सब को मैयर कर सकें। ठीक है जी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मैयर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ। अगर आप इनमें देख लें, इन सब में 20 कॉमन है, तो 20 ही एक ऐसा लेंथ है। 20 सेंटीमीटर इज द लेंथ विच कैन यूज टू मैयर ऑल दिस लेंथ। समझ आ गई है जी बात की? वो कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मैयर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ। उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, ये 40 के साथ भी मैयर हो सकता है, 80 के साथ भी, लेकिन ये 420 फिर आप 80 के साथ कैसे मैयर करेंगे? नहीं हो सकता। ये 40 के साथ भी नहीं हो सकता, ये 20 के साथ हो सकता है, ये भी आपके पास 20 के साथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? Find the cost of the boundary wall paint of a garden at the rate of Rs 20 per feet if the length and width of the garden are 300 feet and 200 feet respectively। कैन आप लोग ठेकेदार बन जाए, शाबाश। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक बाउंड्री वॉल को पेंट करना है। आप लोग पेंटर है, ठीक है। और वो जो बाउंड्री वॉल है उसकी लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है। लेंथ क्या है? 300 फीट। विड्थ क्या है? 200 फीट। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको जब आपने पेंट कर दिया तो मैं आपको RS 20 पर फीट दूंगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं आपको RS 20 पर फीट दूंगा तो टोटल मैं आपको इसके पेंट करने के कितने पैसे दूंगा? व्हाट डू यू थिंक? एक गार्डन है, ठीक है जी, 300 फुट इस तरह है और 200 फुट इस तरह है। उसके आपने बाउंड्री वॉल को पेंट करना है, ठीक है जी। और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको RS 20 पर फीट दूंगा पूरे गार्डन को पेंट करने के लिए, कि बाउंड्री वॉल पेंट करने के लिए। तो आपने कैसे, इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, मुझे इसका आंसर बताए, क्या आंसर होगा इसका, क्या करेंगे जी? जी वेरी गुड, एरिया निकाल लें। ठीक है, इसको पे पूरी को मैंने डील करना है ना आप लोगों ने। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 300 कर दें, जो भी आ गया, ठीक है। इससे 200 मल्टीप्लाई बाय 300 इज 60,000। अब RS 20 पर फीट है, तो ये इतने आपके पास फीट स्क्वायर हो गया। अब हर एक फीट के आपको मैं 20 रुपए दूंगा। सो दिस इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू कितना? आई थिंक 12 लाख। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू 12 लाख। 12 लाख इसका आंसर हो गया। और इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है जी। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ 7 क्रॉस 5 रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन इट। एक सर्कल है, उसके अंदर 7 क्रॉस 5 जो रेक्टेंगल है वो इंस्क्राइब्ड है। ठीक है जी, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये 7 है, इसकी 5 है। अब इसकी हमने डायमीटर फाइंड करनी है। देखिए, अगर मैं एक साइड से दूसरी साइड तक दरमियान में चला जाऊं तो वो मेरे पास इसके डायमीटर के इक्वल होगा। यानी कि इस रेक्टेंगल का जो क्या है, हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं उसको फाइंड कर लूं तो वो इसके डायमीटर के बराबर होगा इस सर्कल के। इसको अगर आप सही तरीके से बनाएं ना, इस तरह कि आपके पास 7 इंटू ये रेक्टेंगल ऐसे इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, तो अगर मैं बीच में से लाइन गुजारूं इसका डायमीटर हो गया।
अब इसका अगर मैं डायगोनल फाइंड करता हूँ, ये देखिए दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ऊपर 7 5, ये तो एक ये जो लाइन है इसको मैं हाइपोटेन्यूज से अब फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। और अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो अंडर रूट लेंगे, is 25 plus 49 अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट 74। आंसर आपके पास अंडर रूट 74 आ जाएगा। यार है कि नहीं है? Yes, sir. Find the area of n parameter of right angle triangle whose base is 3 centimeter and height is 4 centimeter। शाबाश। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस उसका 3 सेंटीमीटर का है, हाइट उसका 4 सेंटीमीटर का है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अगेन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को हटा दूंगा, इधर अंडर रूट लगाऊंगा, वही मैंने किया है। तो दिस इज 9 अंडर रूट 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास 5 है। अब मुझे बताएं कि इसका पैरामीटर कितना है। शाबाश, सारे कमेंट्स में बताएं। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। पैरामीटर किसे कहते हैं? सम ऑफ द साइड्स। तो पैरामीटर कितना हो गया? शाबाश बताएं कमेंट्स में। वेरी गुड, 12 हो गया। बिकॉज पैरामीटर इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एनी फिगर। इसका सम ऑफ द साइड्स आपके पास 12 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, एरिया क्या है? देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। ठीक है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस इज 3, हाइट इज 4, तो दिस इज 1 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें आपको याद भी रखनी है कि क्यूब के 12 एजेस होते हैं। क्यूब के 12 एजेस होते हैं। सो 12 एजेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 1 एज कितने के बराबर हो जाएगा? 6/12 के, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम फाइंड करो। तो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट टेक द क्यूब ऑफ दिस थिंग। इसका आप लोग क्यूब ले लें। ये आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच विल बी इक्वल टू 1/8 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें आपको ये याद रखना है कि क्यूब के 12 एजेस होते हैं। अगेन ठेकेदार वाला सवाल आ गया। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल किसी को भी कह दिया, मैंने फॉर एग्जांपल आतिफ को कह दिया कि मेरे पास जी एक रूम है जिसकी फ्लोर है 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। ठीक है जी, मेरे पास एक रूम है, ये मेरी रूम है, ये 8 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है। मैं उससे कहता हूँ कि यार इसमें मेरे लिए ईंटें लगाओ। ठीक है जी, पेव द फ्लोर, यही मतलब है, इसमें मेरे लिए ईंटें लगाओ।
आतिफ मुझे कहता है कि मेरे पास जो ईंट है वो 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि मेरे पास जो ईंट है दैट इज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये मालूम करना है कि हमने कितने ईंटें लगा आतिफ ने कितनी ईंटें लगानी हैं मेरे इस रूम को पूरा पूरा कवर करने के लिए। तो क्या करेंगे, देखें पहले देखें आपका जो ईंट है ना वो सेंटीमीटर में है, तो आप लेंथ 5 मीटर, लेंथ कितना है 8 मीटर है, तो दिस इज बेसिकली 800 सेंटीमीटर। ठीक है जी। दूसरा क्या है, आपके पास वेट है। ठीक है, तो वेट कितना है, आपके पास वेट जो है वो 5 मीटर है। वेट आपके पास क्या हो गया 5 मीटर, दिस इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि आपने टोटल एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या हो गया 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 500। देखिए 8 फाइव ज़र आपके पास 500 है। ठीक है, 8 फाइव ज़र 40 आता है, बाकी 2 0 इधर 2 इधर, वो भी आप इधर लिख लें, 2 इधर और 2 और। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, ये 4 लाख हो गए, 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्रिक की क्या एरिया है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इस रूम का जो एरिया है डिवाइड बाय द ब्रिक एरिया मेरे पास टोटल ब्रिक्स दे देगा। ठीक है जी, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए। ठीक है जी, ये आपके पास 2 हो गया, सो दिस इज 2000 ब्रिक्स। ठीक है जी, समझ आ गई कि नहीं इस बात की। जी हाँ सर। ठीक है जी, इसी तरह का हमने कुछ और भी क्वेश्चन किए थे। तो ये बेसिकली आपके पास जो जिस तरह ठेकेदार काम नहीं करते ये वही तरह के क्वेश्चन है। ठीक है जी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा अब देखें, ये साइड भी 10 है, ये भी 10 है, इधर आपके पास 60 डिग्री है। एक बात कि आपके पास टोटल 180 डिग्री होते हैं, एक आपके पास 60 डिग्री है, यानी इन दोनों का एंगल 120 डिग्री। दूसरी बात, अगर आपके ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, ये अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे ये दोनों इक्वल है, जब अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो ये एंगल जो कि इस साइड पे है और ये एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये एक और कंक्लूजन है, आपने शायद 9-10 में थ्योरम्स में ये कंक्लूजन्स पढ़े होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, then the angles opposite to those sides are also equal. If two sides of a triangle are equal, two sides of triangle are equal, then the angles opposite to these sides, then इसी तरह का आपने पढ़ा होगा, then the angles opposite to these sides are also equal। यानी कि ठीक है जी, आर आल्सो इक्वल, यानी कि ये एंगल एक्स, इसको एक एक्स कह ले, इसको भी एक्स कह ले, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब देखिए 60 पर 60 डिग्री प्लस 2x ये कितना होता है 180 होता है, कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी, यानी कि इस ट्राइंगल के सारे साइड 60 60 डिग्री हैं। जब सारे साइड्स इक्वल है तो मतलब इसके सारे सारे एंगल्स इक्वल है, सारे एंगल 60 60 डिग्री है, सारे साइड्स भी इक्वल है। इसका जो पैरामीटर अगेन इस केस में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 यूनिट्स। समझ आई है कि नहीं। जी हाँ सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन, शाबाश, नंबर 1 सॉल्व करें, मुझे आंसर बता दें। द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर।
एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स 22 टाइम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 टाइम्स 2 पाई आर। हमने रेडियस फाइंड करना है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 पाई आर। पाई पाई कैंसल। ये देखें आर, एक आर स्क्वायर इसके साथ, आर स्क्वायर का मतलब 2 आर है, एक आर इसके साथ कैंसिल होगा। आर इज इक्वल टू 44 आपका इसका आंसर आ गया। क्या है मुश्किल है इसमें? पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करें, मुझे इसका आंसर बता दे शाबाश। क्वेश्चन 1 की समझ आई है? जी आप क्वेश्चन 2 अब आंसर बताएं मुझे, जब क्वेश्चन 1 की समझ आ गई। क्वेश्चन 2 का आंसर मुझे बता दें। ठीक है, आतिफ कह रहा है आर इज इक्वल टू 2। बाकी क्या कहते हैं? लेट अस चेक इट। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि सी इज इक्वल टू इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर पाई। अच्छा, अगर एक साइड उसका पाई है एक स्क्वायर का, तो 4 साइड यानी उसका पेरीमीटर क्या हो गया? 4 पाई हो गया। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 4 पाई। सर्कमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के, सो दिस इज 4 पाई। ठीक है, बिल्कुल आप आतिफ आपका आंसर ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। एंड देन यू हैव 2 असाइनमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसको सॉल्व करें और पे प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को आप 1-2 दफ़ा देख लें। ठीक है, क्योंकि जो ज्योमेट्री है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें। ठीक है जी, कल हमारा इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव का लास्ट लेक्चर होगा। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं क्वांटिटेटिव के। कल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार स्टूडेंट्स ने पूछे थे, तो वो भी मैंने कंपाइल किए हैं। 10-12 क्वेश्चन हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, वो मैं आपके साथ उसको सॉल्व करूंगा। वो भी पास्ट पेपर से ज़्यादातर लिए गए, कि फिर आपको जो क्वांटिटेटिव है आपका बिल्कुल कवर हो जाए।